हाय गाइस, आज हम देखेंगे आईपीयू लीड के मैकेनिक्स पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट राइट एंगल टू पी, देन ऑप्शंस आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अगर दो फोर्सेस हैं P और Q, और इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है मान लीजिए R, वो रिजल्टेंट P वाले फोर्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स R है और ये इस P वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है ना, यही है। अब अगर हम Q फोर्स बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये हमारा Q हो गया और ये हमारा P हो गया। तो P वेक्टर Q वेक्टर और ये हो गया R वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये R है ये P है तो ये वाला क्या होगा? Q हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखें, अगर ये आपका R, ये आपका P, ये आपका Q है, तो आप बोलोगे Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? आप यहाँ से देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है B वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ force in horizontal and vertical direction are equal in magnitude, the angle at which it inclined with the horizontal is। अगर ऑप्शन देखा जाए तो 45, 60, 30 एंड 90। और क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, अगर उन फोर्सेस को रिजॉल्व करने पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आते हैं रिजॉल्व होने के बाद, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स यानी रिजॉल्व फोर्स था वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप खुद सोचो कि आपको पता है कि अगर हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होता है ना, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। समीशन ऑफ एफ वाई हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया फोर्स, और समीशन एफ एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया फोर्स। अब उसने एक चीज़ बोला कि जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व किए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, मान लो कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स आया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स आया, तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। और आपको पता है कि tan थीटा 1 है, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? 45 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द फोर्स इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स P एंड Q। इफ P be at a right angle to resultant force and has same magnitude, then the magnitude of Q is, ऑप्शन है R by 2, R by root 2, root 2R and 2R। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और बहुत सिंपल है, बस इसे आपको समझना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कह रहा है द फोर्स इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स। एक फोर्स है जिसे 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। पहला फोर्स P रिजॉल्व किया गया और दूसरा फोर्स Q रिजॉल्व किया गया। अब उसने बोला कि इफ़ P बी एट राइट एंगल टू रिजल्टेंट फोर्स, यानी जिस फोर्स को रिजॉल्व किया गया था उसमें से जो हमारा P वाला फोर्स है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स के क्या है? राइट एंगल पे है ना। एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज, तो Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बहुत सिंपल है, जिसे हम 2 स्टेप में करेंगे। मान लो कि आपको सेम डायग्राम तो यही है ना, आप इसे अभी छोड़ दो। डायग्राम आपका यही है, रिजल्टेंट फोर्स ये है, ये परपेंडिकुलर है हमारे किसके? P वाले फोर्स के, और ये आपका Q वाला फोर्स है। इतना तो आपको पता चल गया।
अच्छा, एक और बात उसने बोली कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, और जो आपका पी वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद सोचो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एक चीज़, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखा जाए तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आर है, ये पी है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, थीटा। और अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो, मैं लिखूँ टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी आर बाय में पी। अब आपको पता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई पी, कैंसिल होके 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो टेन थीटा बराबर 1, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो ये अगर आपका 45 है ना, और ये आपका 90 है, तो आप खुद सोचो ये भी आपका कितना होगा, 45, क्योंकि किसी भी, ये 90 है और ये थीटा आपका 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 90 90 180 हो गया। और अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 हो गया। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना आ गया, ये हमारा Q था, ये हमारा P था, ये आ गया आपका 135 डिग्री, है ना। पहले तो 90 था, ये 90 था और 45 और जुड़ गया, तो आपका टोटल कितना हो गया, 135 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, अब हम आसानी से हम बता सकते हैं कि हमारा Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। अगर हम R को यहीं रहने दें, और ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 135। अब यहाँ से देखो cos 135 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। क्यों, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 45, और माइनस साइन 45 यानी -1/√2। कोई दिक्कत नहीं, तो मल्टीप्लाई में -1/√2। अब यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, तो आर स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस तो हटा ही दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो गया 2pq बाय में √2। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट वाले का मैग्नीट्यूड और p वाले का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं रिजल्टेंट को लिखूंगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq बाय में √2। पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वाले पोर्शन को इधर ले गए तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2pq बाय √2। यहाँ से q एक खत्म हो गया, तो q बराबर किसके बराबर हो गया, 2p बाय √2। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो q की वैल्यू क्या आ गई, 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया √2p। रैशनलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो q की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, √2p। तो q का मैग्नीट्यूड हो गया आपका √2p, और ऑप्शन में है r के टर्म में। तो आपको पता ही है कि हम इसे q इज इक्वल्स टू √2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि p और r का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो एक ही बात हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P1 एंड P2 इज P इफ P2 इज डबल द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P1। आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपके अप्लाइड मैकेनिक्स टेक्स्ट बुक का भी है, और आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली याद भी रखने होते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारा रिजल्टेंट फोर्स P1 एंड P2 का P है, और अगर हम P2 यानी सेकंड वाले फोर्स को डबल कर दें, तो नया जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, P1 के। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहली बात तो इसके दो डायग्राम बनेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो सिंपल है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, R है, ये P2 है, ये P1 है,
और यहाँ से अगर हम देखें तो आर हमारा पी है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है पी। तो हम बोल सकते हैं पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वन का स्क्वायर प्लस पी टू का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि अगर हम P2 को डबल कर दें, इसको डबल कर दें सेकंड वाले फोर्स को, तो नया रिजल्टेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, P1 के। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, आप परपेंडिकुलर कर दो। तो अगर आप परपेंडिकुलर करोगे तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका मान लो ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, और ये हमारा नया रिजल्टेंट है। ये 2p2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाले फोर्स को हमने डबल कर दिया, और ये हमारा p1 हो जाएगा, p1 के परपेंडिकुलर था। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं, यानी tan थीटा या tan फाई जो भी निकालते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं यानी tan थीटा की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे tan थीटा यानी ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी एंगल आपको दे ही रखा है इंक्लिनेशन कितना, 90 डिग्री। तो आप बोल दोगे tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाएगा आपका 2p2 साइन थीटा अपॉन में p1 प्लस p2 2p2 कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इज इक्वल्स टू होता है सेकंड वाले फोर्स इंटू साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वाला फोर्स प्लस सेकंड वाला फोर्स इंटू कॉस थीटा। तो सिंपल है। अब इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो तो आगे देखो, अगर आपको याद है कि tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और ये हो गया 2p2 साइन थीटा अपॉन में p1 प्लस 2p2 कॉस थीटा। और आपको पता है कि 1/∞ या किसके बराबर था, 0। तो ये पोर्शन इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो हम बोल सकते हैं p1 प्लस 2p2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसके नीचे आ गया और ये इधर चला गया, है ना। तो यहाँ से आपको p1 की वैल्यू क्या मिलेगी, -2p2 कॉस थीटा। और आपको इक्वेशन नंबर याद हो तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा था, p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा, यही कह रहा था। अब ध्यान से देखो, 2p2 कॉस थीटा, 2p2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस p1। तो p का स्क्वायर हो गया p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1, सॉरी 2 तो रह ही जाएगा, 2p2 हो गया, और माइनस p1, है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये माइनस इधर चला जाएगा, और 2p2 कॉस थीटा 2p2 कॉस थीटा 2p2 कॉस थीटा की वैल्यू हो गई माइनस p1। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p1 p2 ये हो जाएगा माइनस p1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर, तो p इज इक्वल्स टू p2, और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया कि रिजल्टेंट वाला फोर्स सेकंड वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसी का एक तरीका है, हमें याद रखना है इस वाले को। कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स F1 एंड F2 इज F। इफ F2 इज डबल द न्यू रिजल्टेंट इज, तो न्यू रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर था, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो। अगर दो फोर्स है P1 P2 इज P, अगर हम P2 को डबल कर दें, किसको डबल करना है, सेकंड वाले फोर्स को डबल करना है, तो नया रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर आता है, पहले वाले फोर्स के। तो यहाँ पे भी देखो, अगर F1 F2 दो फोर्स है और उनका रिजल्टेंट F है, और अगर हम F2 को डबल कर दें यानी सेकंड वाले फोर्स को डबल कर दें, तो रिजल्टेंट पहले वाले फोर्स के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो पहला वाला फोर्स हो गया F1, तो रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर होता है, F1 के। तो ऑप्शन नंबर किसके करेक्ट हो गया, बी। आपको याद रखना ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोन इज थ्रो अपवर्ड, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है,
और कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन करना ही है। तो देखो यार, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, देन द मैक्सिमम हाइट ट्रेवल बाय द स्टोन इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार IQ लीट में आया भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। तो बताओ कि वो स्टोन मैक्सिमम कितना हाइट ट्रैवल करेगी। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तब भी मैं आपको करके बताता हूँ। आपको पता है, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। मान लो कि इस स्टोन को ऊपर फेंका गया है ना, मान लो कि h हाइट तक गया। अगर h हाइट तक गया तो आपको पता है कि यहाँ जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u है प्लस 2, a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी माइनस g हो जाएगा, क्योंकि स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस g कंसिडर करते हैं। और s यानी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से आपका u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 2gh। तो ये इधर आ गया, तो सॉरी u स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2gh, है ना। और आपका यहाँ से आंसर हो गया u इक्वल्स टू √2gh। तो आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। u स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ माइनस रहने दो। यहाँ हमें u इनिशियल वेलोसिटी भी पता चली गई है, हमें पूछा था उसने मैक्सिमम हाइट कितना है। तो ये तो आपका माइनस से माइनस गया, u स्क्वायर बाय में 2g इज इक्वल्स टू h। ये आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा था उसने, है ना। तो मैक्सिमम हाइट हो गया आपका u स्क्वायर बाय 2g। और अगर आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछता तो हो जाता √2gh ना, मैंने इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया था शुरू में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट, क्योंकि आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो वो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दैम इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट है। देखो यार, प्रेशर प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है अगर आप गैस की बात करते हो तो आपको पता है कि प्रेशर सारे डायरेक्शन में लगता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, उसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता। उसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड कर सकते हैं बट डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। एरिया की बात करें तो बाद में टेंसर क्वांटिटी पता चलता है, बट एट अ टाइम एरिया स्केलर क्वांटिटी में कंसिडर किया जाता है। पावर भी आपको पता ही है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ग्रेविटी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना, आपने पढ़ा है, आपको पता है। तो इसका ऑप्शन होगा ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन। तो मिनिमम फोर्स किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हमें मिनिमम फोर्स से किसी भी बॉडी को खींचना है ना, तो मिनिमम फोर्स कब एक्ट करेगा, मिनिमम फोर्स तब एक्ट करेगा जब हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों क्या हो, बराबर हो। याद रखना, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू रिपोज, यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो याद रखना कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करवाने के लिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो। ओके गाइस, तो अगला वाला क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन है, याद रखना। मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यार देखो, डेरिवेशन बहुत लंबा है, करवाने को मैं आराम से बता सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। मान लो कि पुलिंग फोर्स की बात की गई है, ये बॉक्स है, मान लो कि हमारा ये P फोर्स है, ये थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका P cos थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका P sin थीटा हो जाएगा, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। अगर बॉक्स इधर की तरफ खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपका mg माइनस P sin थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है ऊपर ये दो लग रहे हैं, तो नॉर्मल की वैल्यू इधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा mg माइनस P sin थीटा। अब आपको भी पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू हो गया, एक तो ये हो गया,
और ऊपर से न्यू की वैल्यू आपको पता है 10 फाई होता है, और ये हो गया mg माइनस पी साइन थीटा। तो आप ऐसे करके यहाँ से डेरिवेशन करोगे, है ना, कम्प्लीटली कर लेना, ठीक है। अभी मैं उतना तो करवाऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आप याद भी रख सकते हो, है ना। याद क्या रखना है आपको कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो होता है mg साइन फाई। फाई तो आपको पता ही है, फाई हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, है ना, याद रख लेना। तो ये आपका mg साइन फाई हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे तो आपको ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सारे पोर्शन के मतलब निकाले हुए मैंने बता रखे हैं कि हम कैसे बता सकते हैं, पूरा डेरिवेशन है। तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क की बात की है। डिस्क में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रिंग ले लेते हैं, यहाँ dr ले जाते हैं, डी थीटा पे जाके अपना डेरिवेशन करते हैं, सिग्मा लेते हैं। यहाँ से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चलता है, यानी सेंटर ऑफ मास बोले तो वो होता है आपका 4r/3 पाई। तो याद रख लेना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क क्या होता है, 4r/3 पाई, ठीक है गाइस। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे। आगे कोशिश करूँगा कि और क्वेश्चंस लेकर के आऊँ आपके लिए। अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से थे, कुछ क्वेश्चन देखे जो फ्रिक्शन से थे, कुछ एनएलएम से रिलेटेड थे, कुछ फोर्स से रिलेटेड थे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना।